मनोज विदेश चला गया था बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। और जब 2 साल बाद उसको ऐसा लगा कि अब मेरे घर परिवार से मुझे मिलने जाना चाहिए, तो वह बैग टांगे हुए अपने घर की तरफ रवाना होता है। स्टेशन जाता है, ट्रेन में बैठता है और अपने गांव की स्टेशन पर आकर रुकता है। वहां से उतरता है और अपने घर की तरफ चल देता है। वहीं उसको दिखता है कि एक बुजुर्ग जोड़ा है जो कि स्टेशन पर भीख मांग रहा है, जो उसे लगता है कि शायद इस बुजुर्ग जोड़े को वो जानता है या उसने कहीं देखा है। तो वो थोड़ी देर उनको देखता है और फिर वो कहता है कि ये बुजुर्ग तो मेरे माता पिता जैसे लग रहे हैं। लेकिन वो कहता है, नहीं नहीं, मेरे माता पिता यहाँ कैसे हो सकते हैं, मैं तो काम करने से पहले उनको अपने बड़े भाई रवि और भाभी के पास छोड़ के गया था, तो मेरे माता पिता घर पे ही होंगे। 2 साल तक ये लोग भीख मांग रहे थे, तो बुजुर्ग जोड़े की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। फिर मनोज ने ये सब इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ रिक्शा के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन मनोज का दिल कर रहा था कि वह एक बार जाके इन बुजुर्ग के पास जाके इनकी मदद करे। तो मनोज रिक्शा तो बुला लिया, लेकिन रिक्शा में बैठ के उतरने के फिर रिक्शे को आगे बढ़ा दिया और उतर के उन बुजुर्ग माता पिता के पास गया। उनको पास से देखा, बात की, छुआ, तो उसे बहुत धक्का लगा, अफसोस हुआ, क्योंकि वो उसके ही माता पिता थे जो स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। इसके बाद एक फटी पुरानी सी साड़ी पहने और गंदे संदे शरीर लिए और पानी की बोतल लिए दौड़ के एक महिला आ रही थी। जब उसने उस महिला को देखा तो वह उसकी ही पत्नी खुशी है, जो ऐसी गंदी स्थिति में अपने बूढ़े सास ससुर के लिए पानी लेने के लिए गई थी। और वह जैसे ही देखती है कि उसका पति सास ससुर के पास आया है, वो दौड़ती हुई भावुक रोती आके उसके चरणों से लिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तब वो कहते हैं, खुशी, मम्मी पापा, ये सब क्या है, क्या है? तो वो पूरी कहानी बताती है। ये पूरी कहानी कहाँ की है, कब से शुरू हुई और ये ऐसी स्थिति इनकी कैसे की, और मनोज विदेश क्यों चला गया था, इन सारी कहानी को हम डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुलसी और आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है हरियाणा के एक गांव की। यहाँ 2 लड़के मनोज और बड़ा भाई रवि अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनके पास ज़मीन है और कुछ पुश्तैनी घर है, जिसमें ये हंसी खुशी से रह रहे थे। दोनों भाई मिलकर खेती करते थे और जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ दिनों बाद रवि बड़े भाई की शादी होती है और उसकी जो दुल्हन घर में आती है वो बहुत सुंदर होती है, चंट चालाक होती है। वो आते ही अपनी होशियारी शुरू कर देती है। वो देखती है कि इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। कल को इसकी पत्नी यानी मनोज की पत्नी मेरी देवरानी भी घर में आएगी, फिर बच्चे होंगे और ये जो घर है ये भी बटेगा और फिर ज़मीन भी बटेगी। क्यों ना मनोज को मैं अपने प्रेम जाल में फंसा लूँ, तो ये घर भी मेरा ही रहेगा, मनोज भी मेरा ही रहेगा और फिर किसी तीसरे की एंट्री यहाँ नहीं होगी। ये सोचकर वह मनोज को भी अपने प्रेम जाल में यानी अपने देवर को भी प्रेम जाल में फंसा लेती है। खूबसूरत तो थी ही और होशियार भी थी, तो भोली भाली बातें कर करके मनोज को फंसा लेती है। मनोज भी भाभी के प्रेम जाल में फंस जाते हैं आराम से। अब मनोज इस कदर भाभी के चंगुल में फंस चुके हैं कि अगर भाभी कुछ भी कहे तो मनोज आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते थे। दोनों भाई खेती करते थे और मनोज ज़्यादा समय अपनी भाभी को देते थे। लेकिन ये घर का मामला है, देवर भाभी में थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है, तो कोई भी इन बातों को नोट नहीं करता था, ध्यान नहीं देता था। इसी बीच मनोज की भी शादी की चर्चाएं होने लगीं। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार भी मनोज की शादी की बात करते, लेकिन मनोज शादी की बात को टाल देता था। माता पिता का दबाव और रिश्तेदारों के दबाव के चलते खुशी नाम की लड़की से मनोज की शादी हो जाती है। खुशी नाम से ही खुशी थी, सुंदर भी थी और सहनशील, घर के सारे कामों में होशियार, सब कुछ थी। लेकिन खुशी के माता पिता नहीं थे, चचेरे भाई बहन भैया भाभी थे, जिन्होंने खुशी की शादी मनोज से करवाई थी। अब मायके में स्ट्रांग ना होने के कारण खुशी यहाँ डर के रहती थी, दब के रहती थी। वहीं मनोज का पहले से ही भाभी के साथ था, इसीलिए भाभी की घर में दबंगियाई चलती थी और भाभी के ही अनुसार सब काम होता था।
यहाँ मनोज से पहले ही भाभी ने शर्त रख दी थी कि तुम शादी भले ही कर रहे हो, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भी पत्नी का अधिकार नहीं दोगे, नहीं तो हमारे रिश्ते की बात हम सबको बता देंगे। इस पर मनोज डर जाता है और कभी भी खुशी को वो इज्जत नहीं देता जिसकी वो हकदार है। कभी भी वो उस अपनी पत्नी को पत्नी का हक नहीं देता जिसकी वो हकदार है। इसके बावजूद भी खुशी सास ससुर की सेवा करती है, घर के काम करती है और थोड़ा समय निकालकर बाहर खेती का काम करने भी चली जाती थी। खुशी के इस तरीके के व्यवहार को देखकर खुशी के प्रति सबके मन में इज्जत बन रही थी, बढ़ रही थी। ये देखकर भाभी को जलन होती है और वो सोचती है कि क्यों ना इस खुशी को ही घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल पंकज और मनोज और खुशी एक हो ही जाएंगे। ये सोचकर वह खुशी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगी। बाहर जाती है, दूसरे लोगों से बातें करती है, खेती करने के बहाने, खेती में काम करने के बहाने गलत काम के लिए जाती है और तमाम प्रकार की उस पर इल्ज़ाम लगाती है, मनोज की नज़रों में गिरा देती है। मनोज उसके चचेरे भाई भाभी को बुलाते हैं, खुशी की सारी शिकायतें करते हैं और कहते हैं खुशी को हमारे घर से ले जाइए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के लिए भैया भाभी सोचते हैं चलो गुस्सा शांत होगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो खुशी को लेके मायके चले जाते हैं। इस पर भाभी के मन में आता है कि अभी खुशी तो घर से चली ही गई है, कुछ दिन बाद वापस आएगी, इससे पहले ही मुझे मनोज को अपने कब्जे में लेना होगा। वो मनोज से कहती है देखो खेती तो तुम्हारे भाई संभालते ही हैं, अगर तुम बाहर जाके यानी विदेश जाके कुछ काम काज करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उससे हम दोनों ऐश कर पाएंगे। और खेती बाड़ी में कब तक लगे रहोगे और इस पुश्तैनी पुराने घर में हम कैसे रहेंगे? हम एक अच्छा घर बनाएंगे, सब अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। मनोज को भी ये बात समझ में आ जाती है। वह अपनी भाभी की बातों में आकर काम करने विदेश चला जाता है। इसके बाद जो रवि की पत्नी होती है वह रवि से कहती है देखो तुम्हारा भाई तो बाहर चला गया, बहुत सारे पैसे बना लेगा और उसके बाद फिर उसके बच्चे होंगे, उसके पास तो सब कुछ होगा, इसके बाद भी वो घर बंटवा लेगा, ज़मीन बंटवा लेगा। अब उसको घर और ज़मीन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, माँ और बाबूजी को कचहरी ले जाकर कागज़ तैयार करके ये सारा घर और प्रॉपर्टी ज़मीन सब कुछ अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते। रवि को अपनी पत्नी की बात समझ में आ जाती है और वो अपने बूढ़े माता पिता को लेकर कचहरी जाता है और उनसे कहता है कि देखो आपको वृद्ध पेंशन मिलेगी, उसके लिए इस फॉर्म पे अंगूठे लगा दीजिए। बूढ़े माता पिता अंगूठा लगा देते हैं और रवि के नाम पर घर ज़मीन सब कुछ हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इस घर और ज़मीन को बेचकर घर में बाहर से ताला लगाकर चले जाते हैं। बूढ़े माता पिता को घर के बाहर बैठा देते हैं और कहते हैं कि हम अभी कुछ देर में वापस आ जाएंगे। 24 घंटे बीत जाते हैं, माता पिता वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन रवि और उसका पत्नी वापस नहीं आती। यहाँ मनोज विदेश गया है, इस बारे में कैसे बातचीत हो, क्या कांटेक्ट, उसको कुछ भी माता पिता को मालूम नहीं था। इसके बाद गांव में ही वह लोग इधर उधर मदद मांगते हैं, लेकिन कब तक एक दूसरे से मदद मांगेंगे। फिर वह दोनों बुढ़ा बुढ़ी जो होते हैं दर दर भटकने लगते हैं, भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, दुखी परेशान होते हैं। कभी बस स्टॉप पे, कभी ट्रैफिक रोड पर, कभी कहीं भीख मांगते हैं। जैसे ही ये बात खुशी को पता चलती है वह अपने बूढ़े सास ससुर को खोजने के लिए निकल पड़ती है और ढूंढते ढूंढते वह स्टेशन चली जाती है जहाँ उसके बूढ़े सास ससुर बीमार स्थिति में पड़े थे। खुशी उनके पास जाती है, उनको पानी पिलाती है, उनकी सेवा करना शुरू कर देती है और खुशी भी अपने बूढ़े माँ बाप के बूढ़े सास ससुर के साथ ही रहने लगती है। वह भी उनके साथ भीख मांगकर गुजर बसर करती है और अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 2 साल हो जाते हैं और जब मनोज वापस आता है तो उस स्टेशन पर उनको वो अपने माता पिता और पत्नी मिलती है। जब मनोज ये सारी कहानी सुनता है तो मनोज ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, खुशी को गले लगा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी भी अपनाया नहीं है, तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और तुमने ही मेरे माता पिता की इतनी सेवा की है। वो कहती है जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए,
अब चलिए कहीं किराए से कमरा लेते हैं और कुछ धंधा करने की सोचते हैं। खुशी की बात मनोज को समझ में आ जाती है। मनोज विदेश से आया था, पैसे थे, लेकिन मनोज खाली हाथ आया था। अब मनोज की कमाई कहाँ गई? घर पे क्या हुआ, रवि और उसकी पत्नी ने क्या किया, इसके बारे में मनोज को कुछ भी जानकारी नहीं थी। विदेश से जो भी फ़ोन पे बातचीत होती थी वो अभी तक बात होती रही। जैसे ही मनोज ने कहा कि वह वापस घर आ रहा है तो भैया भाभी का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, उनसे कोई बात नहीं हुई। भाभी के अकाउंट में ही मनोज सारा पैसा ट्रांसफ़र करता रहता था। सिर्फ उसने यहाँ तक आने के लिए ही पैसे बचा के रखे थे जो उसके पास अब नहीं थे। खुशी ने कहा जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और चलिए हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अभी हमारे कोई सहारा नहीं था, अगर हम कुछ करते तो मम्मी पापा का ध्यान कौन रखता, इसीलिए हम इनका ध्यान रखते थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा। खुशी की बात अच्छी लगती है और फिर वो लोग जाते हैं, एक किराए से कमरा लेते हैं, एक सब्जी की दुकान खोल लेते हैं और जो मनोज होता है वो सब्जी मंडी में लिखा पढ़ी का काम करने लगता है। धीरे धीरे मनोज सब्जी मंडी के सारे काम सीख जाता है और खुद की एक मंडी खोल लेता है। इस पर उसकी पत्नी और उसके बूढ़े माता पिता सब्जी की दुकान खोले रहते हैं, उससे अच्छा प्रॉफिट होता है और धीरे धीरे उस मंडी होने के बाद उनकी खुद की सब्जियां हो जाती हैं और बिजनेस अच्छा चल पड़ता है, जिस पर वो ज़मीन खरीद लेते हैं, उस पर घर बना लेते हैं और मंडी का कारोबार अच्छा चलने लगता है, सेट हो जाते हैं। 2-3 साल के बाद रवि और उसकी पत्नी रोते हुए वापस आते हैं और कहते हमें माफ़ कर दो, हम जो भी पैसा लेकर गए थे मायके वालों ने रख लिए और हमें घर से निकाल दिया, ये कहकर कि जो अपने भाई का ना हो सका वो हमारे यहाँ क्या करेगा। हम बहुत शर्मिंदा हैं। इस पर मनोज ने उन दोनों को डांट लगाते हुए कहा कि चले जाओ यहाँ से, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन माता पिता का दिल तो माता पिता का होता है। उन्होंने मनोज से कहा कि माफ़ कर दे अपने भैया भाभी को, आखिर हैं तो हमारे ही बच्चे। इस पर खुशी ने भी कहा कि आप इनको माफ़ कर दीजिए, जो हो गया सो हो गया और अपने बिजनेस के साथ भैया को भी शामिल कर लीजिए ताकि इनका भी घर बच सके। मनोज भी पिघल जाता है और अपने भैया भाभी को माफ़ करके अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है और फिर इनका भी अपना बिजनेस शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनका परिवार भी अलग बस जाता है, इनका भी परिवार बस जाता है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी अगर किसी के घर में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो वो इससे सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। जय हिंद, जय भारत।